Hello, welcome to our channel, Taxis Official. Today we're gonna learn a new chapter, the beginning of Indian civilization. This is class 6 SST book, chapter number 6. इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में। सबसे पहले कुछ बातें, जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने इतिहास से जाना, हिस्ट्री से जाना कि हम लोग पहले जंगलों में रहते थे, फिर धीरे धीरे हमने एक साथ रहने लगे ताकि हम लोग जंगली जानवरों और दूसरे खतरों से अपने आप को बचाएं। पहले मनुष्य जंगली जानवरों और फलों पर डिपेंडेंट रहते थे और फिर आग का आविष्कार हुआ और हम लोगों ने भोजन पकाकर खाने लगे और फिर आविष्कार हुआ व्हील का, जो जिंदगी जीने का तरीका ही बदल दिया। धीरे धीरे लोग गांव में रहने लगे और खेती करने लगे और नई नई चीजों का आविष्कार करने लगे अपने आवश्यकताओं के अनुसार। फिर स्टार्ट हुआ सिविलाइजेशन का। सिविलाइजेशन का अगर सिंपल मीनिंग हम लोग देखें तो इसका मीनिंग होता है सभ्य समाज। सिविलाइजेशन का हिंदी मीनिंग होता है सभ्यता। सभ्य समाज जिसमें उन्नत कृषि, लंबी दूरी के व्यापार, व्यावसायिक विशेषज्ञता और अर्बनाइजेशन आदि की उन्नति को समझा जाता है। भारत में भी लगभग 2000 BCE में सिविलाइजेशन का जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन। हिस्टोरियन ने इसे अलग अलग नाम से हमारे सामने रखा। चलिए आइए इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या था और आज से लगभग 4000 साल पहले भारत कितना आगे था। इससे पहले अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो सबसे पहले एक कोटेशन है बीबी लाल का, जो ये कहते हैं कि द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया नॉन वेरियसली एज द हड़प्पन, इंडस और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन वाज इंडेड रिमार्केबल इन मेनी वेज। तो सबसे प्राचीन सभ्यता सिविलाइजेशन भारत का जो है वो जाना जाता है हड़प्पन। इसके अलग अलग नाम है, हड़प्पन के नाम से भी जाना जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह अलग अलग तरीकों से, अलग अलग वे से यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह दिखाता है ए वेल बैलेंस्ड कम्युनिटी, एक सभ्य समाज रहते थे, इन विच द डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर आर नॉट क्लियर, जिसमें अमीर और गरीब की चमक धमक नहीं थी, बल्कि ये दिखाया है कि द हड़प्पन सोसाइटल सिनेरियो वाज नॉट दैट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बट म्यूचुअल एकोमोडेशन। वहां पे किसी भी तरह की एक्सप्लॉयटेशन नहीं थी, किसी भी तरह की शोषण नहीं था, बल्कि आपसी तालमेल और आपसी सहयोग उस सभ्यता में, उस सिविलाइजेशन में आपको देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस है। व्हाट इज सिविलाइजेशन, व्हाट वाज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड व्हाट आर इट्स मेजर अचीवमेंट। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको वीडियो के लास्ट में पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा और हम लोग बाद में उसको एनालिसिस भी करेंगे और जानेंगे भी। फिलहाल चलते हैं हम लोग चैप्टर की तरफ। ये आपको एक पिक्चर दिख रहा है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज सिविलाइजेशन। एट द एंड ऑफ चैप्टर 4 we saw the first human group settling down, practicing agriculture, developing some technological construction, metallurgy, transport and moving towards civilization। चैप्टर 4 में हम लोगों ने देखा कि ह्यूमंस जो है वो एक साथ रहने लगा, ग्रुप में रहने लगे और एग्रीकल्चर यानी कि खेतीबाड़ी करने लगे। इसके अलावा डेवलपिंग सम टेक्नोलॉजी, और कुछ कुछ टेक्नोलॉजीज में वो डेवलप भी करने लगे। मेटलर्जी का मतलब होता है इंक्लूड द टेक्निक्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम नेचर, मेटल्स को बाहर निकालना। तो सबसे पहले जो मेटल निकाला गया था वो था तांबा, कॉपर। व्हाट देन इज सिविलाइजेशन इन जनरल, द टर्म इज यूज्ड फॉर एन एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। जो सिविलाइजेशन जो टर्म है, सिविलाइजेशन जो वर्ड है, उसका मतलब ये होता है सभ्य समाज, टेक्नोलॉजीज में हो या फिर किसी भी सेक्टर में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, उसकी उन्नति को ही हम लोग सिविलाइजेशन कहेंगे। टू बी प्रिसाइज, वी विल कंसिडर here that civilization should have at least the following
कैरेक्टरिस्टिक्स। सिविलाइजेशन के कुछ कुछ विशेषता हैं, खासियत हैं, कैरेक्टरिस्ट हैं। तो चलिए हम लोग वन बाय वन जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट के कुछ फॉर्म्स, रूप और एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन किस तरह से चलते थे टू मैनेज मोर कॉम्प्लेक्सिटी सोसाइटी, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी एंड इट्स मेनी एक्टिविटीज। कॉम्प्लेक्स सोसाइटी और बहुत सारे कामों को करने के लिए गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन का रूप होते थे। इसके अलावा अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण, टाउन प्लानिंग, द ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड देयर मैनेजमेंट व्हिच जनरली इंक्लूड्स वाटर मैनेजमेंट एंड ड्रेनेज सिस्टम। तो ये सारी सुविधाएं, ये सारी चीजें जैसे कि टाउन प्लानिंग हुआ, या फिर सिटीज के ग्रोथ हुआ, या फिर वाटर मैनेजमेंट हुआ, ड्रेनेज सिस्टम हुआ, ये सारी चीज एक सिविलाइजेशन में होनी चाहिए। ये सारे कैरेक्टर्स हैं, ये सारे विशेषताएं हैं, ये सारी चीजें अगर हो तो ही हम लोग उसको सिविलाइजेशन समझेंगे। इसके अलावा वैरायटी ऑफ क्राफ्ट इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड। इसके अलावा कच्चे सामान से एक सामान को बनाना, जैसे कि लोहा या तांबा से कोई औजार बनाना या कोई सामान बनाना, इस तरह के काम भी वहां पे होने चाहिए। इसके अलावा ट्रेड्स, ट्रेड्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। दो तरह के ट्रेड होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है अपने एरिया यानी अपने देश में ही व्यापार होना, और एक्सटर्नल का मतलब होता है अपने देश को छोड़कर के दूसरे देश के साथ व्यापार करना। इन दोनों ही, चाहे वो एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल हो, दोनों ही व्यापार, दोनों ही ट्रेड वहां पे होनी चाहिए। नेक्स्ट है कल्चरल आइडियाज। कल्चरल का मतलब होता है सांस्कृतिक आइडियाज उसके अंदर होना चाहिए, अबाउट लाइफ एंड द वर्ल्ड, जीवन के बारे में और दुनिया के बारे में, एक्सप्रेस्ड थ्रू आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, ओरल ट्रेडिशन और सोशल कस्टम्स। इसके अलावा वहां पे आर्ट, आर्किटेक्चर होना चाहिए, लिटरेचर होने चाहिए, ट्रेडिशन होना चाहिए और सोशल कस्टम्स भी सभ्यता में होने चाहिए। द प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर, इसके अलावा जो एग्रीकल्चर होते हैं, एग्रीकल्चर जो होनी चाहिए वो प्रोडक्टिव होनी चाहिए। प्रोडक्टिव कहने का मतलब होता है जब हम लोग खुद की पेट भरते हैं और साथ में दूसरों को भी खाने के लिए देते हैं, इतना परिमाण में एग्रीकल्चर होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर। इनफ टू फीड नॉट जस्ट द विलेज बट ऑल्सो द सिटीज, सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि शहरों को भी खाना खिलाना चाहिए, अनाज उत्पन्न करना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर। Which of the above characteristics do you think is the most fundamental, that is a characteristic essential to the development of all others? It is easy enough to see that all these characteristics are present in most societies in the world today. आज हम लोग जो देख रहे हैं हर एक सभ्यता में ये सारी चीजें, जितने भी चीजों का हम लोगों ने वर्णन किया है, डिस्क्राइब किया, पढ़ा, उन सारी चीजें आज एक सभ्यता में आपको देखने को जरूर मिले होंगे। बट व्हेन डिड सिविलाइजेशन बिगिन, लेकिन सिविलाइजेशन का स्टार्ट कब हुआ, शुरू कब हुआ? इन द सेंस वी हैव नाउ डिफाइंड, इसी सेंस में हम लोग अभी डिफाइंड किया। सिविलाइजेशन बिगिन एट डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सिविलाइजेशन जो शुरू हुआ अलग अलग समय में अलग अलग जगहों पर हुआ। इन ए रीजन नोन एज मेसोपोटामिया, जो कि इराक में है, मॉडर्न सीरिया, दैट हैपेंड अबाउट 6000 ईयर्स अगो। सबसे पहले जो सभ्यता, सबसे पहले जो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ वो था मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, जो कि इराक और सीरिया में है। वह स्टार्ट हुआ था 6000 ईयर्स अगो में, 6000 साल पहले। एंड द सिविलाइजेशन इन एंशिएंट इजिप्ट, उसके बाद एंशिएंट इजिप्ट, पुराने इजिप्ट में भी यानी कि मिस्र में भी स्टार्ट हुआ बाद में। यू विल लर्न अबाउट दीज एंड फ्यू मोर सिविलाइजेशन इन द लेटर ग्रेड। और उसके बाद धीरे धीरे सभ्यता का विकास होने लगा, सभ्यता का स्टार्ट होने लगा, जर्नी स्टार्ट हुआ। इन मेनी वेज ह्यूमैनिटी would not have reached its present stage without the enormous contribution and advance of these ancient civilization. इन सारे सभ्यताओं का, इन सारे सिविलाइजेशन का के कंट्रीब्यूशन से ही आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर उन सारे सभ्यता का विकास 6000 साल पहले, 4000 साल पहले, 5000 साल पहले नहीं हुआ होता तो आज हम लोग यहाँ तक नहीं पहुंच पाते जहाँ पे हम लोग जी रहे हैं। जिस तरह से हम लोग जी रहे हैं उस तरह से हम लोग नहीं जीते अगर उन सभ्यता का विकास, उन सभ्यता का डेवलपमेंट 6000 ईयर्स पहले नहीं हुआ होता तो। फॉर नाउ हाउएवर वी विल ओनली लुक एट इंडियन सबकॉन्टिनेंट। फिलहाल अभी अब लोग देखेंगे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कौन सी सभ्यता का विकास हुआ, एंड इट्स नॉर्थ वेस्ट रीजन इज वेयर आवर स्टोरी बिगिंस। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मेसोपोटामियन सभ्यता जो है वो 4000 BCE में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद इजिप्ट
की जो सभ्यता सिविलाइजेशन है वो 3000 बीसीई में स्टार्ट हुआ, और इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 2000 बीसीई में। ये आपको याद रखना है। फ्रॉम विलेज टू सिटी, गांव से शहर की तरफ। द वास्ट प्लेन्स ऑफ पंजाब टुडे डिवाइडेड बिटवीन इंडिया पाकिस्तान। आज इंडिया और पाकिस्तान दो देश में बंटवारा हो गया 1947 में, लेकिन पहले कभी इंडिया और पाकिस्तान एक हुआ करता था। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, तो इंडिया और पाकिस्तान एक हुआ करते थे। एंड सिंध नाउ इन पाकिस्तान, सिंध भी कहाँ पे है? पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ज्यादा जो पार्ट है वो पाकिस्तान को आपको पाकिस्तान में ही देखने को मिलेंगे। आर वाटर्ड बाई इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो पानी मिलता था वो कहाँ से मिलता था? इंडस रिवर से मिलता था, सिंधु रिवर से मिलता था, और उसके ट्रिब्यूटरीज थे, उसके 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चिनाब, व्यास, रावी, सतलज। ये सारे ट्रिब्यूटरीज जो है वो इंडस रिवर के ही हैं। दिस इज मेड दोज प्लांट्स फर्टाइल, और इसीलिए वहाँ की जो जमीनें होती थी बहुत ज्यादा फर्टाइल होती थी, बहुत ज्यादा उर्वर होती थी, और वहाँ पे बहुत ज्यादा खेती होती थी। देयर फॉर द फेवरेट टू एग्रीकल्चर। ए लिटिल फर्दर ईस्ट ए फ्यू मिलेनियम एगो, मिलेनियम का मतलब होता है मिलियंस ईयर्स एगो, another river हजारों साल पहले दूसरे रिवर द सरस्वती यूज टू फ्लो फ्रॉम द फुट हिल ऑफ द हिमालय। हजारों साल पहले एक नाम था सरस्वती रिवर। वो रिवर वहां से फ्लो करते थे, हिमालय से निकलते थे और उस एरिया से फ्लो करते थे थ्रू द हरियाणा, पंजाब पार्ट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, इन सारे स्टेट्स होते हुए फ्लो करते थे। इन दिस होल रीजन फ्रॉम अबाउट 3500 BCE विलेजेस ग्रू इनटू टाउन, और तभी 3500 BCE में गांव जो है वो शहर की तरह ग्रो होने लगा। एंड विथ इंक्रीजिंग ट्रेड एंड अदर एक्सचेंज, इसके अलावा वहाँ पे ट्रेड भी स्टार्ट हुआ और दूसरे तरह के एक्सचेंज भी स्टार्ट हुआ। एक्सचेंज का मतलब होता है बदलना। जैसे कि किसी के पास अगर फसल है गेहूं का और किसी के पास अगर धान है, तो ये लोग एक्सचेंज करेंगे, एक दूसरे को देंगे। दोज टाउन्स फर्दर ग्रीव इनटू सिटीज, और वो सारे शहर, वो सारे गांव जो है वो सिटीज की तरह ग्रो होने लगे, सिटीज की तरफ रुख करने लगे। दिस ट्रांजिशन हैपन अराउंड 2600 BC, और ये इस तरह का जो विकास गांव से शहर बनना ये बना था 2600 BC में। आर्कोलॉजिस्ट हैव दिस सिविलाइजेशन सेवरल टाइम्स। आर्कोलॉजिस्ट गिव दिस सिविलाइजेशन सेवरल नेम्स। आर्कोलॉजिस्ट ने इस सिविलाइजेशन को अलग अलग नाम से नाम दिया। उसमें सबसे पहला नाम था इंडस, उसके बाद हड़प्पन, उसके बाद इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, उसके बाद सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। अभी हम लोग जानेंगे कि ये जो सारे नाम है क्यों दिया गया, किस बेसिस पे दिया गया। वी विल यूज ऑल दिस टर्म इट्स इनहेबिटेड आर कॉल्ड हड़प्पन्स। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ये जो सभ्यता, ये जो सिविलाइजेशन है दुनिया की एक पुरानी सभ्यताओं में से, पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है। Why are inhabitant of this civilization are called हड़प्पन्स टुडे? इस सभ्यता को, इस सिविलाइजेशन को हड़प्पा के नाम से क्यों जाना जाता है? तो इसका मेन रीजन है, एक शहर है, एक सिटी है हड़प्पा। हड़प्पा एक शहर है जो कि सबसे पहले एक्सकेवेटेड किया था, खोदा गया और उस शहर को निकाला गया, जिस वजह से इस सिविलाइजेशन का नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सिविलाइजेशन। इट इज सिंपली बिकॉज द सिटी ऑफ हड़प्पा now in Pakistan, Punjab, was first of his civilization to be excavated way back in 1921। 1921 में हड़प्पा सभ्यता को निकाला गया, खोजा गया, हड़प्पा शहर को खोजा गया, जिस वजह से इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे आपको एक रिवर दिख रहा होगा, इंडस रिवर, रिवर इंडस, और ये सारे उसके ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, बीस, ये सारे उसके ट्रिब्यूटरीज हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये अखंड भारत है। जब भारत डिवाइड नहीं हुआ था, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे देश एक साथ रहते थे, नेपाल। अब हम लोग देख लेते हैं कि हड़प्पन सिटी अभी किस नाम से जाना जाता है।
जैसे कि एक सिटी है धोलावीरा, उसको हम लोग पंजाब के नाम से जानते हैं। हड़प्पा गुजरात के नाम से जानते हैं। कालीबंगन ये सिंध के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो हड़प हरियाणा के नाम से जाना जाता है। और राखीगढ़ी ये राजस्थान के नाम से जाना जाता है। तो ये सब नाम आपको याद रखने की जरूरत है। अब हम लोग जान लेते हैं कि सरस्वती रिवर। द मैप 6.3 on page 89 shows the Indus और सिंधु एंड इट्स 5 मेन ट्रिब्यूटरीज। हम लोग ने देखा कि इंडस जो रिवर और उसके 5 ट्रिब्यूटरीज हैं। इंपॉर्टेंट सिटीज ग्रो along those rivers such as मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा, बट देयर आर ऑल्सो मेनी सिटीज along द सरस्वती रिवर। इसके अलावा सरस्वती रिवर के नजदीक भी बहुत सारे शहर का विकास हुआ, विच टुडे गोज बाय द नेम ऑफ घग्गर, जो कि अभी घग्गर के नाम से जाना जाता है। एंड हकरा इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में हकरा के नाम से जाना जाता है। दिस रिवर इज नाउ सीजनल, और ये सारे रिवर क्या है? सीजनल। सीजनल कहने का मतलब होता है साल के पूरे साल इसमें पानी नहीं रहता है, साल के कुछ महीने ही इसमें पानी आपको देखने को मिलेंगे। बिकॉज इट फ्लोज ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, क्योंकि साल के कुछ महीने यानी कि रेनी सीजन में ही इसमें पानी रहते हैं और बाकी पूरे साल सूख जाते हैं। तो सरस्वती रिवर इज फर्स्ट मेंशन्ड इन द ऋग्वेद। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि सरस्वती जो रिवर है वो सबसे पहले ऋग्वेद में मेंशन्ड किए गए हैं। Ancient collection of prayer which we will read about chapter number 7. In this text, Saraswati is worshipped both as a goddess and as a river. सरस्वती को माना जाता है एक गॉडेस के रूप में भी और एक रिवर के रूप में भी। Flowing from the mountain to the sea, और ये स्टार्ट होता है माउंटेन से और ये सी में जाके खत्म होता है। Later texts describe the river as drying up and eventually disappear. और धीरे धीरे ये क्या होने लगा? सूखने लगा और धीरे धीरे गायब होने लगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि टाउन की प्लानिंग किस तरह से वहां पे होती थी। तो हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो नाउ इन पाकिस्तान, जो कि अभी पाकिस्तान में है, वेयर द फर्स्ट 2 सिटीज ऑफ द सिविलाइजेशन बी डिस्कवर्ड। सबसे पहले ये 2 सिटीज को ही डिस्कवर किया गया था, हड़प्पा और सबसे पहले ये 2 सिटीज को ही डिस्कवर किया गया था, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। Their identification goes back 1924 century. A century ago, several sites followed in the Indus Plain, which is why the civilization was initially called Indus Valley Civilization. ये सारे civilization इंडस रिवर से होते हुए along होते हुए विकसित हुआ, विकास हुआ, इसलिए उसका नाम पड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेटर ऑन अदर मेजर सिटीज सच एज धोलावीरा गुजरात में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, गनवेड़ी वाला इन कोलिस्टन डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड 100 ऑफ स्मॉलर साइट्स। इसके अलावा बहुत सारे साइट्स को खोजा गया। तो ये सारे साइट्स जो है वो मेन साइट्स हैं, जैसे कि धोलावीरा, राखीगढ़ी, गनवाड़ी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। एज लोथल इन गुजरात वेयर डिस्कवर्ड सम ऑफ देम एक्सकेवेटेड, उसमें से कुछ कुछ खोद करके उसको निकाला गया। सच डिस्कवरीज कंटिन्यूज इवन टुडे, और ये डिस्कवरी जो है खुदाई और आविष्कार आज तक चलता रहा है, आज तक चल रहा है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द सरस्वती बेसिन इंक्लूड्स नॉट ओनली 2 मेजर सिटीज राखीगढ़ी एंड गनवरी वाला। ये जो राखीगढ़ी और गनवरी वाला ये 2 सिटीज जो है ये सरस्वती रिवर के नजदीक, सरस्वती रिवर के किनारे में ही विकास हुआ। बट ऑल्सो सेवरल स्मॉलर ones, Parmana in Haryana, Kalibangan in Rajasthan, and a few towns, Birana and Banawali, both in Haryana. Indeed, the map 6.1, 6.3, page number 89 makes clear the high density of cities in their region. उस रीजन में बहुत से शहर थे, छोटे छोटे शहर, लेकिन कुछ कुछ जो बड़े शहर थे उन बड़े शहरों के बारे में ही हम लोग जान सके हैं। The larger Harappan cities were built according to precise plan. They had wide street. उसमें क्या होते थे? चौड़े चौड़े सड़क होते थे, which were often oriented to the cardinal direction. और इसके अलावा जो डायरेक्शन होते थे वो कार्डिनल होते थे। Most cities seem to have been surrounded by fortification. इसके अलावा ज्यादातर जो सिटीज होते थे उसमें घेराव किया हो रहता था। आजकल जो हम लोग घर बनाते हैं और उसके चारों तरफ घेरते हैं, उस तरह से पहले जो सिटीज होते थे, ज्यादातर सिटीज पूरे सिटीज को ही घेरा जाता था। The upper town where the local elites probably lived. The large Harappan cities were built according to precise plan. They had wide street. उस शहर में वाइड स्ट्रीट होते थे, चौड़े चौड़े सड़क होते थे। इसके अलावा
which were often oriented and cardinal direction. इसके अलावा उसके डायरेक्शन होते थे वो कार्डिनल होते थे. Most cities seem to have been surrounded by fortification. Fortification का मतलब होता है घेरना, घेराव करना. तो जो भी शहर, ज्यादातर जो शहर होते थे वो उसको चारों तरफ से घेर दिया जाता था. And had two distinct part. और इसके अलावा अलग अलग जो पार्ट होते थे, एक पार्ट जो ऊपरी पार्ट होते थे उसमें राजा और जो प्रशासन के लोग होते थे, बड़े बड़े ऑफिसर्स होते थे, वो रहते थे. और एक पार्ट जो नीचे वाला पार्ट होता था उसमें रहते थे कॉमन पीपल. Some large building seem to have been used for collective purpose. इसके अलावा कुछ कुछ बिल्डिंग होते थे, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते थे वो कलेक्टिव पर्पस के लिए यानी कि एक समूह के लिए रखा जाता था. फॉर इंस्टेंस वेयर हाउस वेयर गुड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड वेयर स्टोर्ड. इसके अलावा ऐसी जगह में गुड्स को रखा जाता था, सामानों को रखा जाता था. इंडिविजुअल हाउस ऑफ वेरियस साइज, जो घर होते थे लोगों के अलग अलग तरह के, अलग अलग शेप्स के, अलग अलग साइज के होते थे. लाइन द स्ट्रीट एंड स्मॉलर लेन, और हर एक घर के सामने से छोटे छोटे रास्ते गुजरे हुए थे. इंटरेस्टिंगली द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज सेम फॉर स्मॉल एंड बिग हाउस. और जो कंस्ट्रक्शन होते थे वह स्मॉल घर हो या फिर बड़े घर हो वह एक ही तरह के होते थे, क्वालिटी उसमें सेम होते थे. ऑल दोज बिल्डिंग्स वर जनरली मेड ऑफ ब्रिक्स, और ज्यादातर जो घर होते थे वो ब्रिक्स से ही बने होते थे. द पर्पस ऑफ सम ऑफ द स्ट्रक्चर रिमेन ए मैटर ऑफ डिबेट. दिस इज द केस ऑफ फेमस ग्रेट बाथ इन मोहनजोदड़ो. अब हम लोग बात करेंगे कि वहां पे एक ग्रेट बाथ मिला है, स्नान घर मिला है, नहाने की जगह मिली है, स्विमिंग पूल जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जो कि मोहनजोदड़ो का एक विशेष खास बात है. हालांकि वह बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन यह बहुत ही, तब आज से 4000 साल पहले, लगभग 4000 साल पहले की बात है, तब लोग स्विमिंग पूल का यूज करते थे. तो उसकी जो मेजरमेंट की बात करें तो 12 into 7 मीटर्स, 12 मीटर लेंथ एंड 7 मीटर ब्रेथ था. हैड वाटरप्रूफिंग मटेरियल्स सच एज नेचुरल बिटुमेन ए फॉर्म ऑफ टार. इसके अलावा वाटरप्रूफ मटेरियल्स से उसको बनाया गया था जिस वजह से वो पानी लीक न करे. अप्लाइड ऑन टॉप ऑफ केयरफुली लेड आउट ब्रिक्स, और वह चारों तरफ से किससे बने होते थे? ब्रिक्स से बने होते थे. टैंक, ये आपको जो दिख रहा है एक ग्रेट बाथ का ही पिक्चर दिख रहा है. यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो है ये फिगर, ये पिक्चर ग्रेट बाथ का ही, जिसमें सीढ़ियां होते थे चढ़ने उतरने के लिए, जो आजकल के स्विमिंग पूल्स में आप देख रहे हैं. was surrounded by small rooms, one of which contained a well, where was the drain in one corner of the tank or to empty it. इसके अलावा एक छोटे छोटे घर होते थे कपड़ों को बदलने के लिए, और पानी को खाली करने की सिस्टम भी होती थी, जिससे पानी को खाली किया जाए और नया पानी, फ्रेश वाटर उसमें फिर से रिफिल किया जाए. तो ये सारी सुविधाएं ग्रेट बाथ में हुआ करती थी. व्हाट वाज द पर्पस ऑफ सच स्ट्रक्चर. अब बात करते हैं कि इस तरह के स्ट्रक्चर की पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या था. इसको लेकर आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं अपने अपने मत प्रकट करते हैं, अपने अपने विचार प्रकट करते हैं. कोई कहते हैं कि ये पब्लिक बात, ये जो था एक पब्लिक बात था फॉर पीपल, सभी लोगों के लिए. किसी किसी का मानना है कि ये जो टैंक देख रहे हैं, ये जो बात देख रहे हैं, ये सिर्फ रॉयल फैमिली के लिए था. और कुछ कुछ लोगों का मानना है, कुछ कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह टैंक जो होता था वह सिर्फ रिलीजियस रिचुअल्स में ही यूज किया जाता था. द फर्स्ट interpretation is now ruled out because it turned out that in the city most houses had individual bathrooms. इसके अलावा हर एक घर में अलग अलग बाथरूम्स भी हुआ करते थे. वाटर मैनेजमेंट. अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पानी की मैनेजमेंट किस तरह से हुआ करती थी, पानी को बाहर निकालना किस तरह से होता था, जो हम लोग आज देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम. द हड़प्पन गेव मच इंपॉर्टेंस टू वाटर मैनेजमेंट. हड़प्पन सभ्यता में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में पानी को मैनेजमेंट करने के लिए और शहर को साफ सुथरा रखने के लिए रखना उसका एक मेन इंपॉर्टेंस है, उसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है. दे ऑफन हैड सेपरेट एरियाज फॉर बाथिंग इन देयर होम्स. दीज वेर कनेक्टेड टू ए लार्ज नेटवर्क ऑफ ड्रेन. जो हर एक घर में बाथरूम्स होते थे, बाथरूम से ड्रेन निकलते थे और वह ड्रेन बड़े ड्रेन के साथ जुड़े होते थे. विच जनरली रैन बिलो द स्ट्रीट एंड टुक द वेस्ट वाटर अवे. और जो साधारणतः जनरली क्या होते थे, वो सारे ड्रेन
रास्ते में जो बड़े ड्रेन्स होते थे उस बड़े ड्रेन्स के साथ मिले होते थे और ये शहर से बाहर जाकर के गिरते थे। ये देख रहे हैं आप ड्रेनेज सिस्टम, ये एक ड्रेन है। In Mohenjo-daro, people drew water from hundreds of wells made of bricks, but in other regions it may have been formed ponds, nearby streams or human-made reservoir. मोहनजोदड़ो के लोग कुएं का इस्तेमाल करते थे, जिस वजह से हंड्रेड ऑफ वेल्स जो ब्रिक्स से बने हैं वो मोहनजोदड़ो सभ्यता में, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन में देखने को मिले हैं। बट लेकिन दूसरे रीजन में जो है वो लोग पॉन्ड बनाते थे, नियर बाय स्ट्रीम्स और ह्यूमन मेड रिजर्वियर। इसके अलावा वो लोग आदमी के द्वारा बना हुआ रिजर्वियर भी बनाते थे, तालाब भी बनाते थे। इन द केस ऑफ धोलावीरा, द लार्जेस्ट रिजर्वियर मेजर्ड 73 मीटर इन लेंथ। धोलावीरा में एक सबसे बड़ा रिजर्वियर पाया गया है जो कि कितना है, 73 मीटर लेंथ के हैं, लंबाई के हैं। एट धोलावीरा एट लीस्ट 6 large reservoirs were built with stone or even cut into the rock. Most of them were connected through underground drain for efficient water harvesting and distribution. धोलावीरा में एटलीस्ट 6 लार्जेस्ट रिजर्वियर पाए गए हैं जो कि स्टोन से बने होते थे या फिर कटे हुए रॉक से बने होते थे, और वे सारे जुड़े होते थे अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम के साथ, जिससे कि वो लोग रेन हार्वेस्टिंग करते थे, वाटर हार्वेस्टिंग करते थे, फसलों में पानी देते थे और डिस्ट्रीब्यूशन में काम करते थे, घरों घरों तक पानी पहुंचाने का काम करते थे। तो ये आप देख रहे हैं रिजर्वियर, ए लार्ज रिजर्वियर कट इन द रॉक एट धोलावीरा मेजरिंग 33 मीटर लेंथ। ये जो है इसकी मेजरिंग है 33 मीटर। Imagine the large number of workers required to build such networking of reservoir. Who do you think organized their work and gave them precise instruction? How do you think they were paid for their labor? ये सब जो बनते थे ये कौन बनाते थे, लेबर्स को कौन पैसे देते थे और किस आधार पे ये बनते थे? जो आज हम लोग बनाते हैं उसके लिए तो हम लोग पैसे का यूज करते हैं, पैसे देते हैं, लेकिन पहले किस तरह से पे किया जाता था, ये सारे क्वेश्चंस मन में राइज होते होंगे। सिंस द रिजर्वियर नीड टू बी क्लीन्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसके अलावा जो रिजर्वियर होते थे वो समय समय पर साफ भी किया जाता था, जिससे शहर में गंदगी न फैले और लोग बीमार कम पड़े। मैनेज देयर मेंटेनेंस। व्हाट क्लूज डू वी गेट फ्रॉम ऑल दिस अबाउट cities, rural and municipal administration? Use your imagination and discuss with your teacher. Archaeologists also discuss the question and answer are not always final. आर्कियोलॉजिस्ट में ने भी इसका डिस्कशन किया, लेकिन ये क्वेश्चंस, बहुत से क्वेश्चंस अभी भी क्वेश्चंस के आंसर उन लोगों को नहीं मिले हैं। व्हाट डिड हड़प्पन ईट? अब हम लोग बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग, हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग क्या खाते थे। तो द हड़प्पन created many of other settlement along the bank of large small river. This is a logical choice not just for easy access to water but also for agriculture. हड़प्पा सभ्यता, जैसे हम लोग को पता है कि इंडस और उसके जितने सारे ट्रिब्यूटरीज हैं वहां पे डेवलप हुआ सिर्फ इसीलिए क्योंकि वहां की जमीन ज्यादा फर्टाइल होती थी और वहां पे एग्रीकल्चर आसान होता था। आसान इसलिए होता था कि क्योंकि वहां पे हार्वेस्टिंग इजीली किया जा सके। Rich in rich and soil around them. Archaeologists finding have shown that the Harappan grew cereals like barley. इसके अलावा वहाँ पे barley, wheat, some millets और इस तरह के राइस, sometimes राइस भी वहाँ पे उगाए जाते थे। इसके अलावा in addition to pulses, दाल भी उगाए जाते थे। Variety of vegetables, इसके अलावा वेजिटेबल्स भी उगाए जाते थे। They were also the first in Eurasia to grow cotton. इसके अलावा सबसे पहले कॉटन का जो ग्रो हुआ था वो इसी सभ्यता में ही हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही हुआ था। Which they used to weave into clothes, जो कि वो लोग क्लोथ्स बनाने में काम करते थे, यूज करते थे। They made farming tools, इसके अलावा लोग फार्मिंग टूल्स बनाते थे, चाहे वो हल हो या दूसरे औजार हो, इंक्लूडिंग द प्लाव, हल, some which continue be used by the modern day farmers, जो कि आज हम लोग यूज करते हैं हल का, उसी तरह का हल आज से 4000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज किया जाता था। The intense agriculture activity was managed by hundreds of small rural sites or villages. Then as now the cities could survive only if enough agriculture produce from the rural areas reached them on a daily basis. कह रहा है कि the intense agriculture का मतलब होता है गहन खेती, बहुत ज्यादा खेती।
ऐसे एक्टिविटीज हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस में प्रैक्टिस किए जाते थे, मैनेज किए जाते थे, और तभी जाकर के शहर अपना पेट भरते थे, शहर में जिंदगी जीते थे, शहर के लोग रहते थे। ये तब होता था जब गांव में ज्यादा से ज्यादा खेती हो, ज्यादा से ज्यादा अनाज उत्पन्न हो, और वो गांव के लोगों के साथ साथ शहर के लोगों का भी पेट भरता था। द हड़प्पा also domesticated a number of animals for meat consumption and fishes both in rivers and in the sea. This is known from the large number of animal and fish bones found during excavations. ये हड़प्पा के लोग बहुत ही ज्यादा पशु को भी पालते थे, एनिमल्स को भी वो लोग पालते थे, और इसके अलावा वो लोग नदियों से और सीज से, समुद्रों से मछलियों को मारते थे, क्योंकि ऐसे कई कंकाल मिले हैं फिशेस के जो कि ये दिखाते हैं कि उन लोग मछलियों को, और समुद्रों के मछलियों को और नदियों के मछलियों को मारते थे और खाते थे। What did Harappan cooking pots contain? Scientific examination of clay pot have provided some answer, both expected ones and surprising ones, such as remain of turmeric, ginger, and banana. Clearly, their diet was quite deserved. कह रहा है कि हड़प्पा के लोग कौन से पॉट का इस्तेमाल करते थे, तो साइंटिफिकली एग्जामिनेशन के बाद पता चला कि वो लोग क्ले पॉट का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। इसके अलावा वो लोग टर्मरिक, जिंगर और बनाना, इन सारे चीज़ों का भी इस्तेमाल वो लोग करते थे। अब हम लोग बात कर लेते हैं ए ब्रिस्क ट्रेड, व्यापार, तेज व्यापार। The Harappans were engaged in active trade not only with their own civilization for far, but other civilization and cultures within the outside India. हड़प्पा के लोग, हड़प्पा सभ्यता सिविलाइजेशन के लोग ट्रेड में भी बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। सिर्फ अंदरूनी ट्रेड ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के साथ ट्रेड भी वो लोग करते थे। द एक्सपोर्ट ऑर्नामेंट, टिम्बर, सम ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूजेस। वो लोग एक्सपोर्ट करते थे क्या क्या? ऑर्नामेंट, टिम्बर और कुछ कुछ डेली यूजेस के सामान। प्रोबेबली ऑल्सो गोल्ड एंड कॉटन, इसके अलावा सोना और कॉटन भी वो लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे। एंड पॉसिबली सम फूड्स आइटम, इसके अलावा कुछ फूड आइटम भी वो लोग एक्सपोर्ट करते थे। द मोस्ट फेवर्ड ऑर्नामेंट वेयर बीड्स ऑफ क्रिलियन। बीड्स ऑफ क्रिलियन क्या होता है, इसका पिक्चर मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ए रेडिश सेमीप्रियस स्टोन फाउंड मोस्टली इन गुजरात। जो ये स्टोन है रेडिश सेमीप्रियस स्टोन, ये ज्यादातर गुजरात में पाए जाते थे। हड़प्पन क्राफ्ट्स पीपल डेवलप्ड स्पेशल टेक्निक टू ड्रिल देम। हड़प्पन के जो लोग थे, वो लोग जो पत्थर होते थे उसको ड्रिल करना जानते थे। ड्रिल का मतलब होता है उसको अंदर से खोखला करना या फिर छेद करना। सो ए स्ट्रिंग कुड पास देम, जिससे कि स्ट्रिंग धागा को पास किया जा सके और उससे माला वो बनाया जा सके। दे आल्सो वर्ड conch shell into the beautiful shell bangles, इसके अलावा लोग शेल का इस्तेमाल करते थे बैंगल्स बनाने के लिए। which required sophisticated techniques as shell is hard metal, इसके लिए sophisticated टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है क्योंकि जो शेल होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। what the Harpans imported in exchange of export, एक्सपोर्ट के बदले वो लोग क्या क्या इंपोर्ट करते थे? the goods is not so clear, it probably includes copper since this metal was not so common back home, वो लोग शायद कॉपर को लोग इंपोर्ट करते थे क्योंकि दिस मेटल वाज नॉट सो कॉमन बैक होम, क्योंकि यहाँ पे वो मेटल बहुत ही ज्यादा प्रचलित नहीं था। द हड़प्पन मास्टर द आर्ट वर्किंग कॉपर एज सॉफ्ट मेटल, ए टिन इज एडेड टू कॉपर, रिजल्टिंग मेटल इज ब्रॉन्ज। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ब्रॉन्ज कैसे बनता है, तो ब्रॉन्ज बनता है जब हम लोग कॉपर में टिन का इस्तेमाल करते हैं, टिन को मिलाते हैं तो रिजल्ट के रूप में हम लोग ब्रॉन्ज को पाते हैं। ब्रॉन्ज जो होता है वो कॉपर से ज्यादा मजबूत होता है। तो ये है वो स्टोन्स, इसका नाम है बीड्स ऑफ कैरेलियन। ये जो आप देख रहे हैं स्टोन, इसके अंदर से धागा को पिरोया जाता था और इससे माला बनाया जाता था। और यहाँ पे देख रहे हैं हड़प्पन आइवरी कॉम्ब, कंघी। टू कंडक्ट सच ए ट्रेड दे यूज लैंड रूट एंड रिवर्स, ट्रेड करने के लिए वो लोग लैंड रूट्स और रिवर्स का इस्तेमाल करते थे।
एंड द सी फॉर मोर डिस्टेंस, और सीज का भी इस्तेमाल करते थे ज्यादा दूरी के लिए। दिस इज द फर्स्ट इंटेंसिव मैरीटाइम एक्टिविटी इन इंडिया। यह सबसे पहला मैरीटाइम एक्टिविटी था, समुद्रों का एक यात्रा था। Indeed, quite a few Harappan settlements are located in the coastal region of Gujarat and Sindh. इसके अलावा कुछ कुछ हड़प्पन की सभ्यता के जो लोग रहते थे वो कहाँ रहते थे? गुजरात और सिंध में रहते थे, कोस्टल एरिया में, समुद्र के किनारे। A small settlement in Gujarat has surprisingly huge basin measuring 271 meter in length and 36 meter in width. The length is just a little more than the two football grounds. कह रहा है कि जो जो लोग रहते थे, गांव बसते थे, उसकी जो लंबाई होती थी वो 217 मीटर्स लेंथ होते थे और 36 मीटर विड्थ होते थे, और द लेंथ ऑफ जस्ट मोर देन द ऑफ टू फुटबॉल ग्राउंड्स, और ये जो लंबाई और चौड़ाई होती थी ये दो फुटबॉल ग्राउंड से भी ज्यादा होती थी। दिस बेसिन मस्ट हैव बीन dockyard, that is a structure used to receive and send boats for further transportation of goods. Such elaborate trade requires trade to do able to identify their goods and also each other. This seems to have been the chief purpose of thousands of small seals which have been excavated from many settlements. इसके अलावा वहाँ पे जो है सील का भी इस्तेमाल होता था। सील क्या है? तो सील जो होता है उसको बोलते हैं मोहर। आजकल जो हम लोग यूज करते हैं मोहर, मोहर मरा हुआ रहता है, वो लोग यूज करते थे क्योंकि वो लोग ट्रेड करते थे पहले, जिस वजह से लोग सील का इस्तेमाल करते थे ताकि पता चले कि वह कौन सा सामान किसने बनाया है और किसके थ्रू वो आया है। द ह्यूज डॉकयार्ड एट लोथल, ये जो है ये देख रहे हैं आप लोथल, were generally made of setietite, a soft stone that would be hardened through heating. They measure only a few centimeters and generally depict animal figure with above them a few signs that are part of writing system. But that system and symbolic meaning of the animal figure were yet to be understood. What is certain is they somehow relate to trade activities. जो सील का वो लोग यूज करते थे वह पत्थरों से बने होते थे, सॉफ्ट स्टोन से बने होते थे, और उसको हीट किया जाता था ताकि उसमें कुछ लिखा जाए या कुछ बनाया जाए। द मेजरिंग ओनली फ्यू सेंटीमीटर, और वो है बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता था, ये कुछ सेंटीमीटर के ही होते थे, और उसमें कुछ एनिमल्स के तस्वीर होते थे। इसके अलावा कुछ साइंस होते थे और वह लिखे लिखे हुए होते थे, क्योंकि वो लोग लिखना जानते थे। और ये सारी चीजें जो है वो ट्रेड एक्टिविटीज से संबंधित होती थी। ये जो देख रहे हैं आप ये सारे सील्स हैं, मोहरे हैं, इसमें कुछ जानवर हैं और कुछ इस तरह के कुछ लिखे हुए हैं। The lives of ancient archaeologists have understood many objects made and used by हड़प्पन्स। तो ये सारी चीजें खोद करके निकाला गया, एक्सकेवेशन के द्वारा निकाला गया, और फिर हम लोग उससे रिलेटेड हिस्ट्री को जान पाए। ये जो देख रहे हैं पिक्चर्स, जितने सारे पिक्चर्स हैं, डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज फिगर, मोहनजोदड़ो, टेराकोटा। लेट्स एक्सप्लोर। यहाँ पे कह रहा है कि कंप्लीट द स्टोरी फाउंड ऑन द लोथल पोर्ट, हाउ सच ए स्टोरी रिमेम्बर्ड फॉर मोर देन 4000 years in your opinion. Consider the dancing girl figure. What do you make of the attitude the figure express? Observe the bangle covering in the entire arm. A practice is still visible in the part of Gujarat, Rajasthan, where else this chapter can you spot bangles worn in the manner. What conclusion should we draw from this? The end or a new beginnings. Around 900 BC, this Sindhu Saraswati civilization, despite all its achievement, 900 BC में सिंधु जो सभ्यता थी उन्होंने हर एक अचीवमेंट को प्राप्त किया, मिला। बिगेन टू फॉल अपार्ट, और उसके बाद स्टार्ट हुआ फॉल का, गिरने का। द सिटीज वेयर अबंडेंड वन बाय वन, एक के बाद एक जो सिटीज थी वो सिटीज खाली होना शुरू हुआ, लोग माइग्रेट करना स्टार्ट किया। इफ एनी हैबिटेंट रिमेन्ड दे एडॉप्टेड ए रूरल लाइफस्टाइल इन द चेंज इन्वायरमेंट, अगर कोई कोई रह भी जाता था तो वह
सिटीज में नहीं रह करके गांव की तरफ वो अपना घर बनाता था। इट appears that earlier government or administration no longer existed। इससे ये पता चलता है कि जो गवर्नमेंट थे, जो सरकार थे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन थे, उन्होंने इस व्यवस्था को संभाल नहीं पाया, जिस वजह से ये फॉल करने लगा, गिरने लगा। ग्रेजुअली द हड़प्पन scattered over hundreds if not thousands of small rural settlement। और धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन स्कैटर होने लगा, बिखरने लगा और धीरे धीरे छोटे छोटे गांवों में बदलने लगा। 100 शहर 1000 गांव में तब्दील होने लगा, बदलने लगा। What caused this decline? इसका वजह क्या था? डिक्लाइन का वजह क्या था? आर्कियोलॉजिस्ट हैव प्रपोज्ड मेनी फैक्टर। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारे फैक्टर को बताया, बहुत सारे कारणों को बताया। लॉन्ग बैक इट वाज थॉट दैट वारफेयर और इन्वेजन ऑफ मेनी डिस्ट्रॉयड द सिटीज। उन लोगों का कहना है कि बहुत से राजाओं ने यहाँ पे इन्वेजन किया, चढ़ाई किया और जिस वजह से ये डिस्ट्रॉय हो गया। बट देयर इज नो ट्रेस ऑफ वारफेयर और इन्वेजन। लेकिन वहां पे वारफेयर का किसी भी तरह का कोई निशान नहीं मिला है। इंडीड द हड़प्पन डू नॉट सीम टू हैव केप्ट एनी आर्मी और वेपन्स ऑफ वार। इसके अलावा वहां पे किसी भी तरह के आर्मी के वेपन्स या हथियार नहीं मिले हैं। एज फार एज द एविडेंस गोज इट सीम्स टू हैव बीन ए रिलेटिवली पीसफुल सिविलाइजेशन। इसके अलावा वहां पे पीसफुल सिविलाइजेशन का एक संकेत मिलता है। Two factors are currently agreed upon. The first is a climatic change। पहला जो माना जाता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा हुआ, which affected much of the world from 2200 BCE onward, causing reducing rainfall and dried phase। इसके अलावा कहा जाता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश नहीं हुआ और बारिश नहीं होने की वजह से सूखा पड़ने लगा, जिस वजह से लोग माइग्रेट करने लगे। This would have made agriculture more difficult। और वहां पे एग्रीकल्चर करना आसान नहीं हो रहा था, जिस वजह से लोग माइग्रेट की ओर माइग्रेशन करने लगे। कुड हैव रिड्यूस फूड सप्लाई टू सिटीज। सेकेंड, द सरस्वती रिवर ड्राइड अप। और दूसरा जो हम लोग जानते हैं कि जो सरस्वती रिवर था वो सूखने लगा, जिस वजह से वहां से भी लोग दूसरी तरफ जाने लगे। सडनली सिटीज देयर एज ए कालीबंगन और बानावाली वेर एबंडेंट। और धीरे धीरे अचानक से लोग शहरों को छोड़ करके दूसरी तरफ रवाना हुए। देयर कुड हैव बीन अदर फैक्टर्स। इसके अलावा दूसरे फैक्टर्स भी हो सकते हैं, बट दीज टू remind us of how much we depend on climate and environment for our well-being। But these two reminds, लेकिन ये जो दो चीजें जो हम लोग को रिमाइंड करती है कि क्लाइमेट और एनवायरनमेंट हमारे लिए किस तरह से भलाई का काम करता है, अच्छाई का काम करता है। Although the cities disappear, हालांकि सिटीज धीरे धीरे गायब हो गए, much of the Harappan culture technology survived and was passed on the next phases of Indian civilization। लेकिन हड़प्पा की जो संस्कृति थी, सभ्यता थी, जो टेक्नोलॉजी थी, वो टेक्नोलॉजीज धीरे धीरे दूसरे फेसेस में, दूसरे जनरेशन में धीरे धीरे ये सारी चीजें आने लगी और आज जो है हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं उन सभ्यताओं की ही देन है, विच वी विल एक्सप्लोर इन द फ्यूचर चैप्टर। जिसके बारे में हम लोग और भी जानेंगे, दूसरे चैप्टर में एक्सप्लोर करेंगे, खोजेंगे। तो ये था चैप्टर द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, चैप्टर नंबर 6। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं आपको इस चैप्टर में जितने सारे क्वेश्चंस आंसर हैं उन सारे क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ फॉर्म में वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। इसके अलावा हम लोग उसमें एनालिसिस भी करेंगे क्या क्या क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।